मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जिसे हम MES भी कहते हैं। देखिए, मेकोनियम का मीन्स होता है बेबी का फर्स्ट स्टूल। जब ये पहली बार स्टूल पास करता है उसे मेकोनियम कहते हैं। एस्पिरेशन का मीन्स होता है किसी भी कंटेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना। कहाँ जाना? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना, लंग्स में जाना या ट्रेकिया में जाना, एस्पिरेशन कहलाता है। ओके। और सिंड्रोम शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, मल्टीपल सिम्टम्स, उसे बोलते हैं सिंड्रोम। ओके। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मतलब कि कोई बेबी है जो कि मेकोनियम को एस्पिरेट कर जाता है, उसे हम मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं। ओके। इंट्रोडक्शन। Meconium aspiration syndrome happens when a newborn got trouble breathing because meconium got into the lungs. Means meconium किसी भी बच्चे के लंग्स में चला गया है, बच्चा एक्सपिरेट कर चुका, बेबी जो है, न्यूबॉर्न बेबी या फीटस जो है वो मेकोनियम को एस्पिरेट कर चुका है। हम यहाँ पे बेसिकली न्यूबॉर्न बेबी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फीटस। ओके। जो बेबी जो वुम्ब के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं फीटस ने मेकोनियम को एस्पिरेट कर लिया है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम कहेंगे MES, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मेकोनियम कैन मेक इट हार्डर टू ब्रीथ बिकॉज मेकोनियम की वजह से क्या क्या हो सकता है फिटस के अंदर? क्लॉग द एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, इरिटेट द एयरवे एंड इंजरी लंग टिश्यू के अंदर इंजरी हो सकती है, एयरवे के अंदर इरिटेशन पैदा हो सकता है, ब्लॉक सर्फेक्टेंट, लंग्स के जो सर्फेक्टेंट हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, फैटी सब्सटेंस दैट हेल्प इन दी लंग्स आफ्टर बर्थ के बाद में जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, वो फैटी सब्सटेंस और सर्फेक्टेंट की वजह से होता है। जब बच्चा मेकोनियम एस्पिरेट कर लेता है तो ये फैटी सब्सटेंस और ये सर्फेक्टेंट काम नहीं करते हैं, तो बच्चा ब्रीथ नहीं कर पाएगा। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह बनता है कौन? मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ओके। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बेबी है, एक फिटस है जो कि अभी मदर के वुम्ब के अंदर है, यूट्रस के अंदर है। यहाँ पर बेबी ने स्टूल पास कर दिया है और वो स्टूल को जो है बेबी एस्पिरेट कर गया है, मेकोनियम को एस्पिरेट कर गया है, और एस्पिरेट करने के बाद में बेबी का जो एयरवे है वो क्लॉग हो गया है। ओके। इसी कंडीशन को कहते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। बेबी का एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो बेबी जब बाहर आता है, मदर के वुम्ब से बाहर आता है, तो वो इफेक्टिवली जो है ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं कर पाता है, और उसी की वजह से क्या हो जाता है? इलनेस या डेथ जो है पेशेंट की देखने को मिलती है, बेबी की देखने को मिलती है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की, तो 5 से 10% ऑफ बर्थ देखने को मिलता है। मतलब 5 से 10% इसका रेशियो है जो कि जन्म के दौरान देखने को मिलता है 5 से 10% बच्चों में, और इसकी वजह से बच्चों के अंदर निमोनिया हो सकता है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की वजह से डेथ भी हो सकती है, डेथ भी इसका एक कारण है। ओके। डेफिनेशन इज मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इज व्हेन ए न्यूबॉर्न बेबी ब्रीथ इन ए स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड मेकोनियम जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग बर्थ। यानी बर्थ या बर्थ से पहले अगर कोई बेबी मेकोनियम को एस्पिरेट कर ले तो उसे हम मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं। इट कैन कॉज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस भी हो जाता है। ओके। मेकोनियम इज योर बेबी फर्स्ट स्टूल। पूप या स्टूल एक ही बात है, यहाँ पे पूप शब्द का मतलब है स्टूल। ठीक है। तो बेबी के फर्स्ट स्टूल को हम कहते हैं पूप। तो मेकोनियम किसे कहते हैं? बेबी के फर्स्ट स्टूल को मेकोनियम कहते हैं। मेकोनियम जो है वो थिक होता है, स्टिकी, टार लाइक होता है, जिसके अंदर सेल्स, म्यूकस, हेयर, बाइल्स और अदर मटेरियल इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट कॉज मेकोनियम एस्पिरेशन। मतलब मेकोनियम एस्पिरेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो कॉज के अंदर देखते हैं, मेकोनियम एस्पिरेशन कैन हैपन्स फॉर सेवरल रीजंस बट स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। यानी कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेस। किसके अंदर? बेबी के अंदर, है।
एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस कुड बी एन इन्फेक्शन और लो ऑक्सीजन लेवल। स्ट्रेस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रेस की वजह लो ऑक्सीजन लेवल भी हो सकता है। बच्चे के अंदर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होने का कारण है स्ट्रेस, और स्ट्रेस बेबी के अंदर या फीटस के अंदर होने का कारण है इन्फेक्शन या लो ऑक्सीजन लेवल। बेबी के अंदर लो ऑक्सीजन लेवल होगा या इन्फेक्शन होगा तो बेबी को स्ट्रेस होगा तो बेबी जो है एस्पिरेट करेगा, स्टूल पास करेगा और उसी स्टूल को एस्पिरेट करेगा। ये इसका कारण है। स्ट्रेस मेक योर बेबी टेक स्ट्रॉन्ग डीप गैस्प। जब बेबी स्ट्रेस लेता है या बेबी को स्ट्रेस होता है तो वो लंबी लंबी सांसें लेना शुरू करता है या रेस्पिरेट करना शुरू करता है। दिस फोर्सफुल गैस्प कॉज दैम टू इनहेल एमनियोटिक फ्लूइड डीप इनटू लंग, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बेबी के लंग्स में चला जाता है डीप में। इफ़ द एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन मेकोनियम, अगर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेकोनियम प्रेजेंट है तो मेकोनियम गेट इनटू द लंग्स, तो मेकोनियम जो है वो बेबी के लंग्स में चला जाएगा। द एस्पिरेटेड मेकोनियम फिल दियर एयरवे मेकिंग इट हार्ड एंड ब्रीथ, और एस्पिरेट करने के बाद में मेकोनियम क्या करता है एयरवे के अंदर फिल हो जाता है, भर जाता है। एयरवे की जो एल्वुलाई होती हैं उनके अंदर जो है भर जाता है और फिर ब्रीथिंग जो है वो हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसको ट्रेकिया माने और ये इसको प्राइमरी ब्रोंकाई माने, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई और उसके बाद में एल्वुलाई, ठीक है, तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि बेबी ने मेकोनियम एस्पिरेट किया और यहाँ से मेकोनियम आ रहा है और मेकोनियम आकर के बच्चे की जो ये एल्वुलाई है यहाँ पे फिल हो गया है। ठीक है, एक तो ये कारण है कि बच्चा जन्म के बाद में जब सांस नहीं ले पाएगा क्योंकि यहाँ एल्वुलाई के अंदर ऑलरेडी मेकोनियम भरा हुआ है। ठीक है, तो बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। या फिर मेकोनियम जो है एयरवे के अंदर यहाँ ब्लॉक कर दे या फिर यहाँ ब्लॉक कर दे या फिर यहाँ ब्लॉक, कहीं पे भी ब्लॉक कर दे जिससे बेबी जो है सांस ना ले पाए या सांस लेने में दिक्कत आए। तो यही प्रॉब्लम होती है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट इज सिम्टम। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इनहेल और ब्रीथिंग इन मेकोनियम कैन बी डेंजरस, ये कंडीशन जानलेवा हो सकती है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन दैट योर बेबी हैज़ एस्पिरेटेड मेकोनियम आर, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, उसके बाद में स्लो हार्ट रेट स्लो हो जाएगी। ब्लू स्किन कलर जिसको हम साइनोसिस भी कहते हैं। रैपिड ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा। ग्रंटिंग, सांस लेने में आवाज़ होना। चेस्ट रिट्रैक्शन, यानी कि जब बेबी सांस लेता है नॉर्मल कंडीशन में, जब बेबी सांस लेता है तो उसका चेस्ट है वो फूलता है, एक्सपेंड करता है। लेकिन रिट्रैक्शन की कंडीशन में क्या होता है, जब बेबी सांस लेगा तो उसका चेस्ट फूलने के बजाय अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगा, धंसेगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं चेस्ट रिट्रैक्शन। लिम्पनेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टेस्ट आर यूज फॉर डायग्नोस मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मेकोनियम एस्पिरेशन के लिए क्या डायग्नोसिस करो, क्या टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए। तो इसमें है चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज टू डायग्नोस मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। MAS के लिए सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट होता है एक्सरे। एक्सरे के अंदर क्या होता है, द रिजल्ट विल शो फ्लूइड इन योर बेबी लंग्स, बेबी के लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ शो होता है एक्सरे में। तो मोस्ट कॉमन टेस्ट क्या होता है, एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में दिखाई देता है बेबी के लंग्स के अंदर फ्लूइड भरा हुआ दिखाई देता है। ओके, प्रोवाइडर में आल्सो यूज ब्लड गैस टेस्ट, ब्लड गैस टेस्ट भी करते हैं बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, टू चेक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एंड कंफर्म द डायग्नोसिस। मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, अगर हम मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। The treatment for MAS depend on the volume and consistency of the meconium and the amount of respiratory distress your baby is experiencing। मतलब कि ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कितना बेबी ने मेकोनियम एस्पिरेट किया है, क्या अमाउंट है उसका, ज़्यादा है या कम है, और बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर प्रॉब्लम है। इफ़ योर बेबी बोर्न क्राइंग एंड एक्टिव ट्रीटमेंट इज़ यूजली अननेसेसरी। अगर बेबी पैदा होने के बाद में, जो फीटस है वो पैदा होने के बाद में अगर क्राई कर रहा है और एक्टिव है तो उसके लिए ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है।
द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर मेकोनियम एस्पिरेशन इज सक्शन। और अगर बेबी ने एस्पिरेट किया है तो पैदा होने के बाद में जस्ट वी हैव यूज टू सक्शन, बेबी को सक्शन करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? सक्शन करना ज़रूरी है। सक्शन करेंगे तो माउथ और नोज़ के अंदर, एयरवे के अंदर जो भी है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल रिमूव मेकोनियम फ्रॉम बेबीज माउथ, नोज एंड थ्रोट यूजिंग ए बल्ब सिरिंज। किसके द्वारा? बल्ब सिरिंज के द्वारा। माउथ और नोज के अंदर से, थ्रोट के अंदर से मेकोनियम को बाहर निकाल लिया जाता है। किसकी सहायता से? बल्ब सिरिंज की सहायता से। किसकी सहायता से? बल्ब सिरिंज की सहायता से। दिस इज द क्वेश्चन कि माउथ में, नोज में, थ्रोट से भरे हुए फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए सक्शन करते हैं तो किस सिरिंज का यूज़ किया जाता है? वो है बल्ब सिरिंज। ओके, दे मे इंसर्ट ए ट्यूब डाउन इनटू बेबीज थ्रोट टू रिमूव एडिशनल मेकोनियम फ्रॉम देयर एयरवे। एयरवे के अंदर, बेबी के एयरवे के अंदर से फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए, मेकोनियम को बाहर निकालने के लिए ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और ट्यूब की सहायता से सक्शन अप्लाई करके बाहर निकालते हैं। इफ़ योर बेबी स्टिल हैज़ ब्रीदिंग ट्रबल दे मे प्लेस ए फेस मास्क विथ ऑक्सीजन देन। और इतना करने के बाद भी अगर बेबी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो बेबी को हम क्या करेंगे? फेस मास्क के द्वारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। A baby with MAS may need to stay in the neonatal intensive care unit। मेकोनियम एस्पिरेशन वाले चाइल्ड को NICU में कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर क्लोज मॉनिटरिंग, अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए, हर एक सेकंड उस पर नज़र बनाए रखने के लिए। मोर एडवांस ट्रीटमेंट दिस कुड इंक्लूड, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ट्रीटमेंट में हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बच्चे को वेंटिलेटर पे रखते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर के द्वारा। सर्फेक्टेंट एंड एंटीबायोटिक्स टू ओपन देयर लंग्स एंड क्लियर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे और लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए सर्फेक्टेंट को प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली लंग्स को मैच्योर करने के लिए बीटामेथाजोन करके एक मेडिसिन दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है सर। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन ये प्रोवाइड की जाती है। ये रेडिएंट वार्मर टू कंट्रोल बेबीज टेम्परेचर। और नेक्स्ट इज कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, CPAP का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैन यू प्रिवेंट मेकोनियम एस्पिरेशन? मेकोनियम एस्पिरेशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? नो, नहीं किया जा सकता। यू कांट प्रिवेंट योर बेबी फ्रॉम एस्पिरेटिंग मेकोनियम। बेबी मदर के वुम्ब के अंदर है तो हम बेबी को एस्पिरेट करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। बिकॉज बेबी इन दी मदर्स वुम्ब, बेबी जो है वो माँ के वुम्ब में है, पेट में है, तो हम उसको एस्पिरेट करने से कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। वो करेगा तो करेगा। द बेस्ट थिंग योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डू इज़ मॉनिटर योर मेकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड फॉर मेकोनियम। इसके लिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर सकता है? डॉक्टर क्या कर सकता है? वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेकोनियम की जांच कर सकता है। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के हाथ में है कि वो बच्चे का एंटीनेटल केयर के दौरान और पता लगा सके कि कहीं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेकोनियम तो नहीं है। एंड वॉच फॉर फीटल डिस्ट्रेस, और बच्चे की हार्ट रेट को असेस करके ये भी पता कर सकते हैं कि बच्चा डिस्ट्रेस तो नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो दिक्कत तो नहीं है। मतलब कि देखो, इसके लिए चेक करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST करते हैं। बेबी के अंदर फीटल डिस्ट्रेस का बताने के लिए टेस्ट करते हैं NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जिसके अंदर देखो फीटस की नॉर्मल हार्ट रेट होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। अगर फीटस की हार्ट रेट 120 से कम है या 160 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है वो घबराया हुआ है, स्ट्रेस की कंडीशन में है। यही कंडीशन फीटल डिस्ट्रेस कहलाती है। इसके लिए NST करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। ओके, डिटेक्टिंग एस्पिरेशन अर्ली एंड क्विकली कैन प्रिवेंट सीवियर एस्पिरेशन। जल्द से जल्द पता लगा लेना कि बच्चा जो है मेकोनियम को एस्पिरेट कर गया है तो बच्चे को बचाया जा सकता है। सम रिस्क फैक्टर फॉर MES इंक्लूड, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की वजह से क्या रिस्क फैक्टर हैं? कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो मेकोनियम एस्पिरेशन होने की संभावना बढ़ा देते हैं? ठीक है, नंबर 1 है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जिसे हम बोलते हैं 42 वीक्स की प्रेगनेंसी को पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। देखिए,
पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी भी एक कारण है जिसमें बेबी स्टूल पास कर देता है और बेबी जो है उसको एस्पिरेट कर जाता है। दूसरा कारण है डायबिटीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर। ये मदर का है, मदर के अंदर अगर डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर है तो बच्चे के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन हो सकती है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी बच्चा जो है एस्पिरेट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है प्रोलॉन्ग और डिफ़िकल्ट लेबर। लंबे टाइम तक लेबर चलता रहे तो बेबी के अंदर डिस्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है और उसी स्ट्रेस की कंडीशन बेबी जो है एस्पिरेट कर जाता है। थर्ड है डिक्रीज ऑक्सीजन टू द फीटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी कारण से या तो प्लासेंटा अर्ली सेपरेट हो गई है या कोई और कारण से या अम्बिलिकल कॉर्ड में कंप्रेशन की वजह से बेबी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है और उस कंडीशन में बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है और वो मेकोनियम पास कर देता है और उसको एस्पिरेट कर जाता है। ठीक है, ये भी एक कारण है। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, और फीटल ग्रोथ अगर अच्छे से नहीं हो रही ये भी एक कारण बनता है मेकोनियम एस्पिरेशन। ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? आंसर इज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेकोनियम एस्पिरेशन आर रेयर, बहुत कम देखने को मिलते हैं। टिपिकली द कंडीशन इज मैनेज एंड ट्रीटेड विद ए फ्यू डेज। न्यूबॉर्न विद एमईएस आर ए स्लाइटली हायर रिस्क फॉर। बेसिकली एमईएस की कंडीशन में रेयर कंडीशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, हालांकि ज़्यादातर या तो कोई बीमारी होगी या फिर डेथ होगी सीधी। ठीक है, तो क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं इसके हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की वजह से। नंबर 1 है न्यूमोनिया। ऐसे बच्चों में न्यूमोनिया तो होगा ही, अस्थमा भी हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ द न्यूबॉर्न भी हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है बच्चे के अंदर, कोलैप्स ऑफ द लंग्स न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। ठीक है, और DEATH डेथ भी हो सकती है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।